नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत की अर्थव्यवस्था में आज भी कृषि की प्रमुख भूमिका है। देश की आधी से अधिक आबादी की आजीविका आज भी कृषि से जुड़ी हुई है, परंतु देश के बहुसंख्यक किसान आय और स्थिरता के मोर्चे पर अभी भी कई तरह की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसी ही कृषि चुनौतियों, उनके प्रभाव, वैश्विक सीख, भारतीय संदर्भ में समाधान, सरकार की भूमिका, किसान समुदाय से अपेक्षाएं, कृषि आधारित वैकल्पिक आय के रास्ते पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे देश में आज भी 80% किसानों के पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है। इतना ही नहीं, जोत छोटे और बिखरे आकार के हैं। औसत जोत छोटी होने से आधुनिक तकनीक, मशीनरी और सिंचाई में निवेश कठिन हो जाता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ती है। दिन प्रतिदिन बढ़ती इनपुट लागत तथा फसल कीमतों का उतार चढ़ाव भी इस स्थिति के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। बीज, खाद, डीजल, कीटनाशकों और मजदूरी की लागत बढ़ने के साथ साथ फसल के दाम भी अस्थिर रहते हैं। इससे लाभांश घटता है और नकदी प्रवाह में अनिश्चितता रहती है। वर्तमान दौर में जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक आपदाएं भी कुछ कम बड़ी समस्या नहीं है। अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़, लू पाला, नई कीट रोग आदि उपज को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। फसल बीमा से बहुत फायदा नहीं होने पर अक्सर किसान कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। देश के बड़े भूभाग पर आज भी सिंचाई, भंडारण और कोल्ड चेन की कमी है। ऐसे में वर्षा आधारित खेती अधिक जोखिम से भरी रहती है। इतना ही नहीं, कटाई के बाद का बड़ा नुकसान यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस किसानों को फसल औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर कर देता है। इसका फ़ायदा बिचौलिए उठाते हैं। अपनी उपज बेचने के लिए किसान की पहुंच स्थानीय बनिया और लोकल बाजार तक ही सीमित रहती है। मंडी ढांचा, परिवहन लागत, बिचौलियों पर निर्भरता और गुणवत्ता आधारित मूल्यांकन के अभाव में किसान को प्रायः उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। किसानों की ऋण के लिए बैंकों तक सीमित पहुंच, ऋण वितरण में होने वाली देरी, उपयुक्त बीमा कवरेज तथा त्वरित क्लेम निपटान का अभाव आदि भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं होते हैं। नई किस्में, सटीक कृषि, मृदा स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन, मांग आधारित उत्पादन, इन पर समय पर सलाह का अभाव और डिजिटल साक्षरता की कमी से भी किसान अक्सर लकीर के फकीर बने रह जाते हैं। भूमि पर अस्पष्ट किराएदारी कानूनों और ज़मीन के स्वामित्व दस्तावेजों की समस्याओं से भी किसानों को संस्थागत लाभ तथा स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इस क्रम में महिला किसान अक्सर बहुत पीछे छूट जाती हैं। बताने की ज़रूरत नहीं कि इन चुनौतियों के कारण आय में कमी, कर्ज का बढ़ता बोझ, युवा पीढ़ी का कृषि से मोहभंग, पोषण सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव तथा उत्पादन प्रणाली में अस्थिरता की स्थितियाँ और गहराती चली जाती हैं। अब लगे हाथ देश के किसानों की आय घटने के प्रमुख कारणों पर भी गौर कर लेते हैं। कृषि लागत में तेज बढ़ोतरी, जबकि उपज मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। मिट्टी की सेहत, जल प्रबंधन और तकनीक अपनाने में कमी से उत्पादकता ठहराव लंबे समय तक बना रहता है। उच्च मूल फसलों, पशुपालन तथा प्रोसेसिंग से जुड़ाव कम होने की वजह से भी फसल विविधीकरण का अभाव देखने को मिलता है। मूल्य वर्धन नहीं कर पाने से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस तथा ब्रांड ग्रेडिंग की कमी होती है। इससे बाजार में कम दाम मिल पाते हैं। डायरेक्ट टू कस्टमर B2B ई कॉमर्स से दूरी बनाए रखने से विकसित बाजार संपर्क का अभाव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि किसानों से जुड़ी ऐसी समस्याओं का समाधान करने में अन्य देशों ने क्या उपाय किए हैं। अधिकांश विकासशील देशों में FPO कोऑपरेटिव मॉडल को बड़े पैमाने पर अपनाया गया। इससे सामूहिक खरीद बिक्री, इनपुट पर सौदेबाजी, ब्रांडिंग तथा निर्यात संभव हो सका। कहने की ज़रूरत नहीं कि अंत में किसानों को ही इनसे फ़ायदा मिला। किसानों द्वारा सेंसर, ड्रोन, सैटेलाइट, मृदा परीक्षण जैसी आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाया गया, जिससे लागत घटने के साथ उपज में आकर्षक बढ़ोतरी देखने को मिली। अब बात करते हैं कि भारतीय संदर्भ में किस तरह के संभावित विकल्पों पर काम किया जा सकता है।
सबसे पहले तो देश के किसान समुदाय को अपनी सोच में बुनियादी बदलाव लाना होगा। उन्हें खेती को उत्पादन आधारित से आय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा। फसल मिश्रण जैसे अनाज प्लस दलहन प्लस तिलहन, बागवानी, मसाले, औषधीय या सुगंधीय पौधे, बीज उत्पादन, स्थानीय मांग और जल उपलब्धता के अनुसार योजनाबद्ध विविधीकरण इस दिशा में आमदनी बढ़ाने में प्रभावी सिद्ध हो सकता है। इसी तरह से लागत में कटौती को मूल मंत्र बनाना होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरक, ड्रिप, स्प्रिंकलर, मल्चिंग, जैव इनपुट, कस्टम हायरिंग सेंटर से मशीनरी किराए पर लेकर प्रति फसल लागत घटाने पर पूरा जोर देना होगा। ऐसे ही पानी की बर्बादी रोकने तथा मृदा स्वास्थ्य पर फोकस करना होगा। इसके लिए माइक्रो इरिगेशन, वर्षा जल संचयन, सामुदायिक तालाब, फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, पराली प्रबंधन जैसे प्रणालियों को अपनाना होगा। यह भूमि की दीर्घकालीन उत्पादकता के लिए आवश्यक है। फसल कटाई के बाद पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन तथा मूल्य वर्धन भी कम आवश्यक नहीं है। ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्राथमिक प्रोसेसिंग, मिलिंग, पल्पिंग, डिहाइड्रेशन, एफपीओ आधारित बांड विकसित करने के लिए कच्चे माल से प्रोसेस प्रोडक्ट्स बनाकर 20 से 50% तक अतिरिक्त मूल्य की प्राप्ति इस तरह से संभव है। मोबाइल ऐप से कीमत, मौसम, कीट नियंत्रण, अलर्ट, फार्म रिकॉर्ड कीपिंग आदि में मदद मिल सकेगी। देश के किसानों की दैनिक स्थिति को बेहतर बनाने में सरकार की सबसे अहम भूमिका है। योजनाओं में सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, बिजली, कोल्ड चेन तथा लॉजिस्टिक में पूंजी निवेश पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके लिए किसानों को मुफ्त बांटी जाने वाली रकम की धनराशि का इस्तेमाल करने से कई तरह की समस्याओं का स्थायी हल संभव हो सकता है। किसानों के संगठित एफपीओ कोऑपरेटिव को दीर्घकालीन सहायता, इक्विटी ग्रांट, गारंटी, प्रबंधन प्रशिक्षण देने की नीति को बढ़ावा देना होगा। एमएसपी या प्राइस स्टेबलाइजेशन पर पारदर्शिता के लिए सीमित फसलों के बदले क्षेत्र आधारित विविध फसल समर्थन की नीति ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा पल्स या ऑयल सीड का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना होगा। फसल बीमा तथा आपदा राहत का सरलीकरण किया जाना चाहिए। इनका त्वरित तथा डिजिटल प्रणाली से क्लेम निपटान होना चाहिए। देश में बनाए गए एग्री प्रोसेसिंग पार्क, फूड पार्क या दूर दराज मंडियों का आधुनिकीकरण समय के अनुसार किया जाना भी ज़रूरी है। कृषि वैज्ञानिकों की रिसर्च उपलब्धियों तथा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर तुरंत होना चाहिए। आज के संदर्भ में जलवायु सहिष्णु किस्में, जैव नियंत्रण, स्थानीय बागवानी पैकेज और प्रैक्टिस की बात की जा सकती है, जिन्हें किसानों तक तुरंत पहुंचना जरूरी है। कृषि शिक्षा तथा कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण आईटीआई, पॉलिटेक्निक में खाद्य प्रोसेसिंग, मशीन ऑपरेशन, ड्रोन पायलटिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे विषयों की ट्रेनिंग का प्रसार किया जाना चाहिए। जहां तक किसान समुदाय से अपेक्षाओं की, उन्हें सामूहिकता या सहकारिता अपनानी चाहिए। इस तरह से एफपीओ या स्वयं सहायता समूह से कम दामों पर इनपुट खरीद सकते हैं और सामूहिक कोऑपरेटिव मार्केटिंग की प्रणाली से अपने उत्पादों को बेहतर दामों पर बेच सकते हैं। पानी संरक्षण तथा मृदा स्वास्थ्य को लंबे समय की आय के लिए आधारभूत निवेश समझते हुए सोच समझकर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। मांग, मौसम, कीमत ट्रेंड देखकर बाजार उन्मुख उत्पादन करना चाहिए। इस तरह से अति उत्पादन के जोखिम से बच सकेंगे। आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित खेती ही करनी चाहिए। इस क्रम में मृदा जांच, डीपीएस यानी कि डिसीजन सपोर्ट, कीटों के लिए एकीकृत प्रबंधन यानी आईपीएम का नाम लिया जा सकता है। कृषि आधारित अन्य रोजगार विकल्प भी साथ साथ अपनाने चाहिए। पशुपालन में डेयरी, बकरी पालन, शुगर पालन, कुक्कुट तथा बटेर या बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम, फूल फसलों, नर्सरी तथा लैंडस्केपिंग, औषधीय तथा सुगंधित पौधे, मसाले, मिलेट्स तथा एक्जॉटिक सब्जियां, प्रोसेसिंग जैसे आटा मिल, मसाला ग्राइंडिंग, पल्पिंग, ड्राइंग यूनिट, अचार मुरब्बा, जैम के उत्पादन यूनिट्स, एग्रो टूरिज्म तथा अनुभव आधारित फार्म स्टे, एग्रीवोल्टिक्स, सोलर पंप आदि ऊर्जा बचत तथा किराए पर पावर सप्लाई से आय मिलती रह सकती है। कस्टम हायरिंग सेंटर या ड्रोन से जिनसे ग्रामीण युवाओं के लिए उद्यमिता के अवसर भी मिल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी गांव में तैयार की जानी चाहिए, विकसित की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।
कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।